नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी टेट सुपर टेट के लिए पर्यावरण की सीरीज में विज्ञान भी शुरू कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने कल हिंदी के बारे में हिंदी वर्णमाला को हम लोगों ने देखा था। तो हिंदी के साथ साथ पर्यावरण भी आपके साथ ही शुरू होगी और पर्यावरण में सबसे पहले हम लोग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है साइंस के उसको हम लोग देखेंगे। उसी क्रम में एक ऐसा टॉपिक जो हर परीक्षा में ज़रूर आता है, पोषण, न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स, प्रोटीन्स इत्यादि के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं पोषण की। सबसे पहले तो हम लोग यही जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो सीधा सा एक सिंपल सी अगर डिफिनीशन में इसको देखें, एक सिंपल डिफिनीशन अगर हम पोषण की देखें तो हम लोग यही कहेंगे कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। देखिए, जो पोषक तत्व हैं वो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। वो चाहे मानव जीवन हो या पौधों का जीवन हो या जीव जंतुओं का जीवन हो, सभी के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसी क्रम में अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों के लिए भी, उनके ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए, वृद्धि के लिए भी 16 महत्वपूर्ण पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। और इन 16 तत्वों में को पौधे हवा से, पानी से और मृदा से 3 प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो हवा से जो आवश्यक तत्व मिलते हैं पौधों को वो है कार्बन, ऑक्सीजन। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। जबकि मृदा वाले जो पोषक तत्व हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ बृहद पोषक तत्व है, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। बृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता मृदा को कुछ ज़्यादा होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको पूछा जाता है कि कौन कौन से बृहद है, कौन कौन से सूक्ष्म हैं। तो अगर हम बृहद पोषक तत्वों की बात करें तो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये बृहद पोषक तत्व है 6। जबकि 7 जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम प्रमुख हैं। ओके, तो ये पौधों के लिए 16 आवश्यक तत्व हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। जीवों में पोषण हेतु कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवों में पोषण हेतु जो पोषक पदार्थ होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, शरीर को ऊर्जा देना है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी तो ऊर्जा प्रदान करने वाले। दूसरी है निर्माण करने वाले, शरीर की मरम्मत करने वाले, शरीर के टूटे फूटे अंग की मरम्मत करने वाले, नया निर्माण करने वाले। इसमें प्रोटीन प्रमुख है, यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य निर्माण करना है। इसके अलावा तीसरा है उपापचयी क्रिया में सहयोग करने वाले। इसमें विटामिन, जल और खनिज लवण प्रमुख हैं। ओके, तो ये 3 प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब इन्हीं को हम लोग बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आप सब परिचित होंगे, आप सब ने इनके बारे में पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। ओके, ये इनका अनुपात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट विटामिन C का भी निर्माण करते हैं। जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है उसका निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज भी कहा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड हैं।
डाइसैकराइड ये जल में घुलनशील होते हैं। डाइसैकराइड यानी दो अणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे माल्टोज। अनाज में माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि ग्लूकोज का मिश्रण होता है, यानी दो ग्लूकोज के अणु मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है, ये भी एक डाइसैकराइड है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। तीसरा है सुक्रोज जो कि गन्ना में पाया जाता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ओके, तो ये डाइसैकराइड है। तीसरा इसकी कैटेगरी है पॉलीसैकराइड, ये जल में अघुलनशील होता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन और सेलुलोज। ये क्या है? ये पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। ओके, शुगर का जो रोगी होता है यानी मधुमेह के रोगी, इनको कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर सैकरिन नामक एक पदार्थ दिया जाता है जो चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन शुगर में फ़ायदेमंद होता है, शुगर में नुकसानदायक नहीं होता है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और इतनी प्रमुख बातें हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। ओके, दूसरा बढ़ते हैं वसा। देखिए, वसा भी शरीर में ऊर्जा के लिए ही कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं, यानी वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के मिलने से बनते हैं। वसाएं जो होती हैं वो जल में अघुलनशील होती हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और पेट्रोलियम में घुलनशील होती है। देखिए, मैं जो एक एक शब्द बता रहा हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेरी नोट्स का हिस्सा है। अगर आप लोग टेट, सुपर टेट, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सबकी बेहतरीन नोट्स, एक ऐसी नोट्स जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, आपको पहली बार में ही सफलता दिला सकती है, वो उपलब्ध हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ, 9451900992। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर मैसेज करना है। अगर आपको जिस एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए वो उस एग्ज़ाम का नाम लिख देंगे तो और अच्छा होगा। आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको हमारे तरफ से एक मैसेज भेजा जाएगा, उसमें एक 50 से 60 पेज का सैम्पल नोट्स होगा, वो देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो तुरंत ले लीजिए। और हाँ, यूपी टेट, सुपर टेट की भी नोट्स बहुत ही बेहतरीन ढंग में उपलब्ध है, आप लोग उसको लेकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो गारंटी है 120 प्लस नंबर आपका आएगा। ओके, तो सारी सुविधाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो वसा जो है ये क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और पेट्रोलियम में घुलनशील हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वसाएं ठोस अवस्था में होती हैं। ओके, वसाओं का शरीर में संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसाओं के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? वनस्पति तेल, दूध, पनीर, अंडा और मछली। एक वयस्क व्यक्ति को वसा कितनी मिलनी चाहिए? 20 से 30%। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसाओं से यानी फैट से मिलनी चाहिए। देखिए, जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, ये अक्सर पूछता है परीक्षा में। तो ये जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रोसेस से बनाया जाता है? हाइड्रोजनीकरण से। ये अक्सर पूछता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण जब वनस्पति तेल का किया जाता है तब उससे हमको वनस्पति घी प्राप्त होता है जो कि ट्रांस फैट होता है। ओके, वसाओं के अगर हम प्रकार देखें तो संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, दो प्रकार की मुख्य रूप से वसाएं होती हैं। संतृप्त वसा कौन सी हैं? जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। सभी प्रकार की जंतु वसाएं, सिर्फ मछली तेल को छोड़कर, और नारियल तेल और ताड़ तेल, ये सब क्या हैं? संतृप्त वसाएं हैं। जबकि असंतृप्त वसा क्या है? ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होती है। जैसे वनस्पति का तेल और मछली का तेल, ये सब क्या है? असंतृप्त वसाओं के उदाहरण हैं। एक होता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ओमेगा 3 वसीय अम्लों में बादाम का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल और अलसी प्रमुख रूप से आते हैं। और ये जो ओमेगा 3 वसीय अम्ल होते हैं ये हृदय रोगियों के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की अतिरिक्त वसा है जो कि लीवर में निर्मित होती है, लीवर में इसका निर्माण होता है कोलेस्ट्रॉल का। अक्सर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ओके, तो ये वसाएं हो गई। इसके बाद तीसरा टॉपिक है प्रोटीन का। प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्रोटीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है प्रोटीन। प्रोटीन में वसा और कार्बोहाइड्रेट से एक ही अंतर है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होते हैं। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन भी प्रोटीनों के द्वारा होता है। हमारे मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हार्मोन, एंजाइम, एंटीजन इत्यादि ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ही हैं। प्रोटीनों का मुख्य स्रोत सोयाबीन, मूंगफली, पनीर और मछली है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरिकोर और मैरास्मस नामक रोग होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की मात्रा की, तो एक कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि दूध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसको इतनी मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए। ओके, ये भी पूछता है। कुछ विभिन्न प्रकार की प्रोटीन और उनका उपयोग हम लोग देखते हैं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। फाइब्रिन, फाइब्रिन भी एक प्रोटीन है। ये रेशम के धागे और मकड़ी के जाले का निर्माण करती है। केराटिन, जिसको अल्फा केराटिन कहा जाता है, ये त्वचा, नाखून, बाल और खुर में पाया जाता है। जो जानवरों के खुर होते हैं उनमें भी पाया जाता है ये। केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाई जाती है। थ्रोम्बिन, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन दालों में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन, ये अंडे के सफ़ेद भाग में पाई जाती है। ग्लूटेलिन्स नामक प्रोटीन अनाज में पाई जाती है। इसके अलावा मायोसिन या एक्टिन नामक प्रोटीन ये पेशी संकुचन के लिए उत्तरदायी होती है। ओके, तो ये प्रोटीन के बारे में हो गया। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यूपी टेट, सुपर टेट के संपूर्ण नोट्स आपको उपलब्ध हैं। बेहतरीन नोट्स है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स के यूपी टेट और सुपर टेट के नोट्स अलग अलग मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, विटामिन की तरफ चलते हैं। विटामिन से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं और ये ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। देखिए, विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। कुछ विटामिन्स जल में घुलनशील होती हैं, कुछ विटामिन्स वसा में घुलनशील होती हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है, जबकि वसा में ए, डी, ई और के होती है। यानी वसा में एडैक, एडीई के और जल में बी और सी। शरीर में भी कुछ विटामिन्स का निर्माण होता है, जैसे डी और के। विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण शरीर में ही होता है। अब हम कुछ प्रमुख विटामिन्स को देखेंगे और उनका रासायनिक नाम देखेंगे और उनकी कमी से होने वाला रोग देखेंगे। ये महत्वपूर्ण है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है और इसकी कमी से रतौंधी होती है और कुंठित वृद्धि होती है। रतौंधी यानी रात में कम दिखाई पड़ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी मुख्य रूप से आंवला, संतरा यानी जितने खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है और ऑस्टियोमैलेसिया भी इसके कमी से होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। आप लोग देखते हो अक्सर जितने भी जो फेयरनेस क्रीम्स आती हैं उसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो वहाँ पर विटामिन ई लिखा रहता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्टोक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनता। विटामिन बी1 थायमीन को कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से किलोसिस होता है यानी त्वचा का फटना। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड है या नियासिन है। इसकी कमी से पेलाग्रा या फोर्डी सिंड्रोम होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से चर्म रोग या एनीमिया यानी रक्त क्षीणता होती है, खून की कमी होती है। विटामिन बी7 बायोटिन रासायनिक नाम है। इसकी कमी से लकवा या बालों का गिरना नामक रोग होता है। विटामिन बी9, इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। इसकी कमी से एनीमिया या पेचिस रोग होता है। विटामिन बी12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट में ये पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम रासाइनोकोबाल्मिन है और इसकी कमी से एनीमिया या तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम वाला रोग होता है। मुख्य रूप से इसकी कमी से एनीमिया होता है यानी खून की कमी होती है।
ओके, तो ये कुछ विटामिन थे और उनके प्रकार थे। इसके बाद आते हैं मिनरल्स की तरफ, खनिज लवण की तरफ। देखिए मिनरल्स क्या है, ये भोजन के अकार्बनिक अवयव हैं और शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। देखिए मानव शरीर में जो खनिज लवण होते हैं उसमें कुछ लघु तत्व होते हैं और कुछ अल्प तत्व होते हैं। तो लघु तत्वों को हम पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम की मानव शरीर को 0.5 से 0.9 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत दूध, पनीर और अनाज है। इसका महत्व दांत और हड्डी की रचना में तथा रुधिर को जमने से रोकने में है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो दांत व हड्डियां दुर्बल होने लगती हैं। दूसरा है फास्फोरस, इसकी 1.2 ग्राम पर डे मात्रा होनी चाहिए शरीर को। दूध, मांस और अनाज इसके स्रोत हैं। दांत और हड्डी की रचना और अम्ल क्षार संतुलन में ये इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है फास्फोरस का। इसकी कमी से भी दांत और हड्डियाँ दुर्बल होती हैं। तीसरा है सल्फर। सल्फर ये कई अमीनो अम्ल का घटक है और इसकी कमी से प्रोटीन की कमी होती है। पोटेशियम 1 ग्राम पर डे चाहिए। मांस, दूध और अनाज इसके स्रोत हैं। अम्ल क्षार संतुलन में इसका महत्व होता है। पैरालिसिस, इसकी कमी से पैरालिसिस नामक रोग होता है। मैग्नीशियम अनाज और हरी सब्जियों में पाई जाता है। ये दांतों और हड्डियों की रचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांसपेशी में ऐंठन इसकी कमी से होता है। सोडियम 2.5 ग्राम पर डे इसकी मात्रा होनी चाहिए मानव शरीर में। नमक से सोडियम प्राप्त होता है। अम्ल क्षार संतुलन में इसका काफ़ी महत्व है। देखिए इसमें ये सब नहीं पूछता है कभी भी, इसमें बस यही पूछता है इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। लोहा प्रतिदिन बालकों को 25 मिलीग्राम तथा बालिकाओं को 35 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ओके, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी होता है। और पालक, मेथी, पुदीना इन सब में काफ़ी ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ अल्प तत्व हैं जैसे आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, जिंक और तांबा। ये कुछ अल्प तत्व हैं जिसमें आयोडीन इंपॉर्टेंट है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी कमी से घेघा, जन्माड़ौता और मिक्सीडीमिया नामक रोग होता है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है खनिज लवण में। ये कुछ लघु हैं, कुछ अल्प तत्व हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में उपस्थित तत्वों को देखते हैं। कौन कौन से तत्व मुख्य रूप से प्रतिशत के रूप में अवरोही क्रम में हम लोग देखेंगे जो मानव शरीर में उपस्थित होते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है 65%, कार्बन की 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4%, फास्फोरस 1.1, पोटेशियम 0.4 और सल्फर 0.3% है। ओके, तो ये मानव शरीर में उपस्थित कुछ प्रमुख तत्व हैं। अगर मानव शरीर के संघटक देखें तो मानव शरीर में लगभग 57 से 65% जल होता है, 14 से 17% प्रोटीन, 12% वसा, खनिज और विटामिन 7% और कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। ये मानव शरीर की बनावट है। अगर हम मानव शरीर की कैलोरी की आवश्यकता को देखें तो हल्का कार्य करने वाले पुरुषों को प्रतिदिन 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं को 2100 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। जबकि कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को 3600 कैलोरी और महिलाओं को 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। ओके, इसके अलावा कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। देखिए मानव यकृत में यानी लीवर में हमेशा संचित रहने वाला शर्करा ग्लाइकोजन है, इंपॉर्टेंट है। रुधिर में वसा का संचरण कहाँ होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ का क्या नाम है? स्टीरॉइड्स है। ओके, तो इस प्रकार से ये पोषण का चैप्टर हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और याद रखिए जितना मैंने बताया है इतना मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। निश्चिंत होकर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका पेपर सबसे अच्छा होगा। इसी तरीके से आगे सीरीज चलती रहेगी। और हाँ, जल्द फेस टू फेस आपकी क्लासेस ज्योग्राफी की स्टार्ट होने वाली हैं, थोड़ा सा वेट और करिए। कमिंग सून, जल्द ही हम आपसे बाय फेस रूबरू होंगे ज्योग्राफी का संपूर्ण एनालिसिस के साथ। थोड़ा वेट और करिए। नोट्स उपलब्ध है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे चैनल पर, उसका लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।